नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कलाम एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आई है 50 दिन में रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ। इसी सिलसिले में आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एसएसटी लेवल 2 के अंदर जो इतिहास विषय के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और आज जो आपको चार्ट मिला है उस चार्ट के अकॉर्डिंग पहला जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। इसके बारे में हम देखेंगे। अपने डिस्कशन को शुरू करें इससे पहले साथियों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रीट के अंदर हमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना किस स्तर का है और कैसे कैसे सवाल पीछे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विगत सालों में 2011 से लेके 2017 तक आरटेट या रीट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से सवाल पूछे गए। उसके बाद में आज लगभग 10 के आसपास हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता या कोई दूसरे टॉपिक इतिहास या किसी अन्य विषय के पढ़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना डेप्थ जाने की आपको आवश्यकता है, तथ्यों को आप कैसे सरल तरीके से थोड़ा सा लॉजिकल होकर याद रख सकते हैं। इन पहलुओं पर हमारा बल रहेगा। मुख्य जोर हमारा इस विषय पर रहेगा कि कम पढ़ के भी आप मैक्सिमम नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको बेस बनाते हुए तैयार किए गए हैं। आशा है कि आप लगातार जो हमारा ये कन्वर्सेशन है इसमें बने रहेंगे। अभी आपके जितने भी साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस प्रकार की जो सीरीज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक वर्ड है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में ये है क्या। देखिए, 1920 के बाद में सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे स्थलों की खुदाई हुई, इसलिए विद्वानों ने यहाँ पे जो सभ्यता सामने आई उसको नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सवाल उठता है फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता साथियों इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में जो खोज की, जो उत्खनन किया, वो हड़प्पा ही था पहला स्थल। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। इसी सभ्यता को कई सारे विद्वान है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन, देखिए कांसा का प्रयोग होने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। भारत में लोहे का उपयोग ऋग्वेदिक काल में दिखाई देता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कांसे का प्रयोग है, लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का आशय यह है कि यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य का विकास होने के कारण नगरों का विकास हो चुका था, इसलिए ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। और ये कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड, ये आपको ध्यान रखना साथियों कि ये 3-4 प्रकार के नाम जो जनरली हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता है, ये है क्या? ये सब चीजें एक ही हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इनके नाम अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से दिए हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वहां से अभी 5 सवाल पूछे गए। कौन कौन से पूछे गए और फिर हमारा डिस्कशन हम शुरू करेंगे। अभी तक जो साथी नहीं जुड़े हैं वो अपने साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इसका लाभ उठा सके। साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन था भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि 20वीं शताब्दी यानी कि 1920 से लेके 1930 का दशक, 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक का आशय यही हुआ और इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1921। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, जबकि सवाल दिया 20वीं शताब्दी 1901 से लेके 2000 तक का समय, और उसमें से भी ऑप्शन इस प्रकार के दे दिए कि कंफ्यूज होना वाजिब था।
यानी कि हमें पढ़ते समय क्लियरिटी रखनी है। जरूरी नहीं कि सीधा सवाल पूछे, सवाल को एग्जामिनर बनाने वाला थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ट्रिकी भी पूछ सकता है। तो यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था कि किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उन्होंने विश्व का अद्भुत निर्माण का है। राइट आंसर था वृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो के अंदर जो वृहद स्नानागार मिला है उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन ये लाइन हो सकता है कि आपने 2011 के अंदर अगर कोई तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से देखे तो उसने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अब हम आगे जब चर्चाएं करेंगे तो हमें हर एक पहलू को इस दृष्टिकोण से देख लेना है कि एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मोहरों पर मिले। यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पक्ष से पूछा गया सवाल था, मोहरों का निर्माण। क्लियर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? ये आरटेट 2011 में पूछा था। राइट आंसर उस समय आरटेट करवाने वाली संस्था ने कालीबंगा माना, जबकि अब हम जब चर्चा करेंगे तब इसको ध्यान से सुनना है साथियों आपको कि वास्तव में अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में केवल कालीबंगा से नहीं मिले। इस ऑप्शन में एक जगह और है जहां से भी मिले, लोथल से मिले। तो सवाल उठता है कि जब लोथल और कालीबंगा दोनों ऑप्शन में है तब ये डिलीट होना चाहिए। और कौन कौन से स्थल है जहां से अग्निवेदिकाओं या अग्निकुंडों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले, वो भी हम हमारे डिस्कशन के दौरान देखेंगे। अगला क्वेश्चन था 2012 के आरटेट में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? यानी कि जिस दौर में हड़प्पा सभ्यता फूली फली विकसित हुई, उसी दौर में दुनिया के दूसरे कोने में और भी सभ्यताएं थी जो फल फूल रही थी। इनमें से हमें पहचानना था क्रीट, मिस्र, यूनान और रोमन। राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। इस प्रकार का एक सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हमने अब की बार जो डिस्कशन है इसमें भी बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ 5 सवाल पूछे गए हैं, उनमें से एक सवाल सिंपल है, बाकी सब के सब सवाल डेप्थ है। पहली बार तैयारी करने वाले को ये एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे, कौन कौन से तथ्य हैं जिनको याद करना। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए इस क्लास को ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं स्क्रीन पर आपके, इनमें से आपको असत्य कथन पहचानना है। देखिए, पहला कथन है कि हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। 2 नंबर में है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। तीसरे ऑप्शन में इस सभ्यता संबंधित सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में मिले हैं। और ऑप्शन डी में है हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम सूचना बर्टन बंधु ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को दी थी। राइट आंसर बताइए साथियों। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से, इसमें से असत्य कथन कौन सा है। फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप असत्य कथन को एक बार बताइए क्या होगा। देखिए, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ही दिए हुए तथ्यों से बनाया गया है। अब देखिए, अगर आपने इसको गहराई से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे कि ऑप्शन सी है सर, कि इस सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए वर्तमान जो स्थल हैं आज तक के, अगर उनकी संख्या के आधार पर व्याख्या की जाए तो भारत के अंदर स्थलों की संख्या है साथियों 917 स्थल। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उन स्थलों की संख्या है साथियों 481 स्थल। और अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान में भी है स्थल,
तो अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक स्थल खोजे गए हैं उनकी संख्या है 2। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से 2 स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और अफगानिस्तान में स्थित है। पहला स्थल है सारतुगोई और दूसरा है मुंडीगाक। बाकी जितने भी स्थल है पाकिस्तान और भारत में। भारत में आज़ादी से पहले यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने से पहले जितने भी स्थल खोजे गए वो ज़्यादातर पाकिस्तान में थे, लेकिन आज़ादी के बाद में भारत के अंदर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने बहुत सारे स्थलों की खुदाई की और आज स्थिति यह है कि 917 स्थलों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल भारत में ही है। तो यहाँ हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया, बिल्कुल राइट है। ये कथन सही है, असत्य नहीं है। क्यों नहीं है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था साथियों? रावी नदी। रावी नदी के किनारे था और इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, इसकी खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी। साथियों ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मृतकों का टीला। मार्टिमर महोदय ने यह कहा है। मृतकों का टीला इसलिए कहा है कि जब इसका उत्खनन किया गया तो वहां से बहुत सारे शव हैं वो शवाधान मिले। मृतकों का टीला कौन सी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया, ये भी एक बार सवाल बना था पीसीएस में। वो है सिंधी भाषा में। सिंध प्रांत है तो इसलिए सिंधी भाषा बोली जाएगी। अगर हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये वर्तमान पाकिस्तान में एक प्रांत है पंजाब और उसमें एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी। तो मोंटेगोमरी जिले के अंदर ये स्थित है। मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत के अंदर एक जिला है लरकाना, तो लरकाना में स्थित है। ये दोनों कथन सत्य है। चौथा कथन के हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम सूचना बर्टन बंधुओं ने दी, बिल्कुल दी। मेजर बर्टन और विलियम बर्टन 2 भाई थे। उन्होंने एक रेलवे लाइन का ठेका लिया, इंजीनियर थे रेलवे लाइन का, और वो रेलवे लाइन थी साथियों कराची से लेके लाहौर तक, कराची टू लाहौर। तो कराची टू लाहौर रेलवे लाइन के जब पटरियां डाली जा रही थी तो आसपास के टीलों की खुदाई की और उन टीलों में उनको ईंटों के अवशेष मिले। तो ब्रिटिश सरकार को उन्होंने कहा कि जहां पे हमने खुदाई की उन टीलों के नीचे ईंटें हैं, हमें लग रहा है कि वो ईंटें नेचुरली नहीं हैं, वो पहले के ज़माने में कोई एक सिविलाइजेशन रहा होगा, यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। तो ब्रिटिश सरकार को 1856 में उन्होंने ये सूचना दी। तो ये क्लियर रहना चाहिए हमारे कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये जब आप 12th क्लास की इंट्रो पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें दिए हुए हैं ये सब। तो आशा है कि आपके क्लियर हो गया होगा कि इसमें से असत्य कथन सी नंबर वाला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। क्लियरिटी जरूरी है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता का आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा जोड़ा असुमेलित है। देखिए एग्जाम में ये सुमेलित असुमेलित सत्य असत्य कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये पढ़ना जरूरी है। अगर आप 30-40 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं तो कम से कम आधा समय उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगाना होगा आपको। क्वेश्चन देखिए, सैंधव स्थल दिया हुआ है और इधर राज्य दिया हुआ है, आपको असुमेलित पहचानना है। क्या हुलास उत्तर प्रदेश में है? क्या रंगपुर गुजरात में है? क्या मिथाथल हरियाणा में है? क्या संगोल महाराष्ट्र में? आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपका राइट आंसर क्या है साथियों। बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि दिया हुआ सैंधव स्थल उस राज्य में स्थित नहीं है साथियों। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये जो संगोल है ये महाराष्ट्र में नहीं है। संगोल जिस राज्य में है उसका नाम है पंजाब। पंजाब में ही सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है रोपड़, और पंजाब में एक और स्थल है जिसका नाम है ददेरी। रोपड़ का तो हम आगे पढ़ेंगे। ददेरी एक माइक्रो हड़प्पन साइट है।
बात उठती है तो फिर महाराष्ट्र में भी कोई ना कोई हड़प्पा स्थल रहा होगा। हाँ, रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो हड़प्पा स्थल है उसका नाम है साथियों देमाबाद। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है अहमदनगर। अहमदनगर जिले में एक नदी बहती थी प्राचीन काल में, उसका नाम था परवरा। परवरा नदी के किनारे एक स्थल था जिसका नाम था देमाबाद, और विद्वान इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल मानते हैं। इसी स्थल से एक रथ की बनी हुई जो घोड़े की जो रथ की मूर्ति है वो मिली है, घोड़े की नहीं रथ की मूर्ति मिली है। तो रथ नो डाउट है घोड़े में ही जोतेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है देमाबाद वाला। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूर्वोत्तम स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ये देमाबाद आ गया, ये हो गया आलमगीरपुर। सवाल उठता है कि फिर सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल हम देख लेते हैं। विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर ये नॉर्थ माने हम और ये साउथ माने, और ये अगर ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी, और नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका सबसे पश्चिम वाला स्थल था, उसका नाम था सुत कागेंडूर, ध्यान रहे साथियों। और सबसे पूर्व वाला स्थल था, उसका नाम था आलमगीरपुर, और ये स्थल उत्तर प्रदेश में था। जिस नदी के किनारे था ये भी पूछ लेते हैं, उसका नाम था हिंडन नदी। और अगर ये कभी आपसे पूछे तो ये भी आपको ध्यान रहे साथियों, दास्क नदी के किनारे था। सबसे नॉर्थ वाले स्थल की अगर हम बात करेंगे तो वो था साथियों मांडा, और सबसे दक्षिण वाला स्थल था उसका नाम था देमाबाद। देमाबाद था वो परवरा नदी के किनारे था, और ये महाराष्ट्र राज्य में था। आप बताइए कि मांडा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे था? झेलम नदी के किनारे था, या फिर चेनाब नदी के किनारे था, या फिर सतलज नदी के किनारे था, या फिर सिंधु नदी के किनारे था? प्राचीन काल में स्थल ज्यादातर नदियों के किनारे पे ही विकसित होते थे। तो इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा? तो यहां साथियों उसका आंसर होगा चेनाब। चेनाब नदी के किनारे ये था। तो ये चारों स्थल आ गए। आजादी के बाद भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का उत्खनन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा स्थल गुजरात राज्य में मिले। गुजरात में ये रंगपुर तो दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, उसके अलावा है साथियों धोलावीरा। इसके साथ अगर हम बात करें तो है देसलपुर। इसके अलावा अगर बात करें तो है प्रभास पतन। अगर इसके अलावा और बात करें तो है भगतरा। और आगे बढ़े तो स्थल निकल के आता है मालवण। यानी कि गुजरात से इस प्रकार से बहुत सारे स्थल देखे जा सकते हैं। अगर और आप देखो तो है रोजदी भी गुजरात से मिला है। एग्जामिनर सवाल ऐसे भी बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का है लेकिन गुजरात राज्य में नहीं है? तो ये 5-7 जो स्थल दिए हुए हैं उन्हीं में से वो पूछेगा, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। हरियाणा में मीठातल है, बिल्कुल है। हरियाणा में अगर दूसरे स्थल की हम बात करें तो वह है राखीगढ़ या गड्ढी। एक और स्थल की अगर बात करें तो वह है साथियों बनावली। यानी कि बनावली, राखीगढ़ी, मीठातल, और अगर और स्थल की बात करें तो वो है कुणाल। ये 3-4 ऐसे स्थल हैं जो हरियाणा से। राजस्थान के अंदर आपको पता है कालीबंगा है, पीलीबंगा है, अभी वर्तमान में खोजा गया स्थल कर्णपुरा है। तो ये सैंधव स्थल और उनके राज्य वाला आपके दिमाग में क्लियर रहे, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो ये एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए स्टडी करने का। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, तो सभी के सभी सवाल हम इसी से रिलेटेड करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विशाल अनागार। देखिए पढ़ना ढंग से है, कई सारे अभ्यर्थी इसको विशाल स्नानागार पढ़ लेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे तब हड़बड़ा जाएंगे, कह यार ये तो विशाल स्नानागार नहीं है, अनागार का सवाल पूछ लिया।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विशाल अनागार के साक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल, विशाल अनागार से संबंधित कथनों को पढ़ना है और इसमें से कौन सा कथन असत्य है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? देखिए, कथन नंबर 1 है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों से विशाल अनागार के साक्ष्य मिले हैं। क्या दोनों से मिले हैं या केवल एक ही स्थल से मिले हैं? सोचिए आप। ऑप्शन बी है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागार आकार में हड़प्पा से प्राप्त अनागार से विशाल है। देखो, यहां ये क्लियर हो गया ऊपर वाला सही है, क्योंकि जब दो की तुलना करवा रहे हैं तो ऊपर वाला तो अपने आप ही सही हो गया। अब आपको देखना कि मोहनजोदड़ो वाला बड़ा है या हड़प्पा वाला जो विशाल अनागार है, अन्न रखने की जो जगह है वो बड़ी है। कौन सी बड़ी है? तो पहला आपके निकल गई बाधा, लेकिन दूसरी बाधा आ गई। अब दूसरी से हम आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त अनागार 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों के रूप में मिले। क्या 6-6 के रूप में ऐसे जो बने हुए हैं, 6 इधर बीच में 23 फीट की दूरी है, क्या वो हड़प्पा से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से मिले हैं? आपको समझना है। फोर्थ ऑप्शन है आपका कि ऐसे विशाल अनागार के अवशेष केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही नहीं मिले, समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया से भी मिले, जो दजला और फरात नदियों के बीच का पार्ट था, वहां पे विकसित हुई थी, जिसको आजकल इराक का एरिया माना जाता है, वहां पर भी थे। अनागार से संबंधित सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से ही लिया हुआ है। अब आप इसका राइट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, आपके अनुसार ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन गलत है, बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, ये सवाल जहां तक जब इसको हमने बना रहे थे तब उस समय सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वो कंफ्यूज होंगे कि नहीं ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ना है आपको। इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो पहले वाला तो ऑप्शन सही है, ये तो नहीं होगा सत्य। दूसरे वाले ऑप्शन में तथ्यों की बात पूछ लिए, इसलिए इसको चेक करेंगे। तीसरे वाले में तथ्यों को पूछ लिया, इसलिए ये भी चेक करना पड़ेगा। चौथा भी तथ्य है, पहला एलिमिनेशन मेथड से बाहर हो गया। तो यहां पे राइट आंसर होगा साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागार आकार में हड़प्पा से प्राप्त अनागार से विशाल नहीं है, छोटा है। छोटा कैसे है? अगर मोहनजोदड़ो से मिले अनागार की आकार की बात करें, आकार, तो साथियों उसका आकार है वो है 45 × 15 मीटर, यानी कि 45 बाई 15 मीटर के दायरे में बना हुआ है। क्लियर? और अगर हम हड़प्पा में बने हुए अनागार के आकार की बात करें तो साथियों वो बना हुआ है 55 × 43 मीटर। देखिए, हमारा मानना है कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन बनेगा तो वो टफेस्ट क्वेश्चन होगा, कि आपको ये भी याद रखना है। यहाँ साथियों हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी इमारतें मिली हैं उनमें सबसे बड़ी इमारत भारत में स्थित एक स्थल है लोथल, वहां से गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड, जिसको बंदरगाह बोल सकते हैं हम, बंदरगाह है वो, जहाँ पे जहाज आते सामान उठाते वापस जाते थे, भोगवा नदी के किनारे था, वो सबसे बड़ी इमारत है। उसके बाद में हड़प्पा से मिला हुआ अनागार है जिसकी लंबाई चौड़ाई यह है, उसके बाद में इनकी बारी आती है। ये आपके क्लियर रहे। विशाल अनागार मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है, ये ध्यान रहे आपको, यहां आपकी क्लियरिटी जरूरी है। ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से ही उठाया हुआ तथ्य है कि विशाल अनागार के बारे में कौन सा सत्य और असत्य है। मेसोपोटामिया से भी मिले हैं। देखो, मेसोपोटामिया से इसलिए है कि ये आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे कि कोई सभ्यता होगी तो आने वाले दिनों में अकाल या कोई और विषम परिस्थितियां हो तो उनके लिए अनाज जरूर इकट्ठा करेगी, तो वो अनाज कहीं ना कहीं रखेंगे, तो अनागार तो होंगे ही वहां। लेकिन ये दो तथ्य थे, इनको आपको क्लियर से चेकआउट करना था साथियों। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से विशाल जलाशय एवं स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए हुए हैं चार, चारों ही भारत के हैं। लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और कुणाल। चारों के चारों जो हड़प्पा स्थल है वो भारत के हैं। पूछा यह है कि इनमें से किस स्थल से विशाल खेलने का स्टेडियम और विशाल जलाशय मिला है? लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और कुणाल। प्राप्त साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो साथियों, लोथल से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे बड़ा साक्ष्य है विशाल गोदीवाड़ा। विशाल गोदीवाड़ा, जिसको आप किताबों में पढ़ेंगे लिखा हुआ है डॉकयार्ड। इसी को कह सकते हैं आप बंदरगाह। क्लियर? अगर हम बात करें रंगपुर की, तो यहां से जो अगर साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं धान की भूसी के साक्ष्य, यानी कि धान चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर आप धोलावीरा की बात करेंगे तो यही राइट आंसर होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है। विशाल जलाशय एवं स्टेडियम धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कच्छ जिले में स्थित, गुजरात राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। इससे बड़ा कोई सा भी स्थल है भारत में नहीं है। सबसे बड़ा वैसे मोहनजोदड़ो। कुणाल जो हरियाणा में स्थित है, वहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट। देखिए, क्वेश्चन यह है कि विशाल जलाशय एवं स्टेडियम के साक्ष्य, यानी कि आपको महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थलों के जो साक्ष्य है उनको भी ध्यान रखना है कि कहां से क्या मिला है। पढ़ते वक्त एक लिस्ट बना लेनी है मुख्य मुख्य स्थलों की, यहां से ये मुख्य मुख्य चीजें मिली है। आगे हम पीछे हमने डिस्कस किया भी था कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले, तो ये भी तो पूछा जा सकता है विशाल स्टेडियम और जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले। हमने जो 4 और स्थल थे, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और कुणाल, इनकी भी चर्चा कर ली। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन है, साक्ष्यों से संबंधित था, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 5th कि निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां के साक्ष्य मिले? ये भी साक्ष्यों से संबंधित है। सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना साक्ष्यों की ही है, या फिर उनके आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक पक्षों से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको एक बार चेकआउट कीजिए क्वेश्चन को कि सैंधवकालीन घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां, मरण मूर्तियां, टेराकोटास कहां से मिली है? ऑप्शन नंबर 1 लोथल, ऑप्शन नंबर 2 राणागुंडी, ऑप्शन नंबर 3 सुरकोटड़ा और 4th है देमाबाद। अभी हमारी रिसेंट की डिस्कशन से अगर हम इस क्वेश्चन को राइट करने का प्रयास करें तो देमाबाद तो नहीं होगा। देमाबाद से कांचे की रथ मिला है। कांचे की रथ मिली एक, जो कांसे से निर्मित है, यानी कि ये नहीं हो सकता हो हमारा राइट आंसर। फिर है सुरकोटड़ा, राणागुंडी और लोथल। बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी की मूर्ति, यानी कि इसका अगर इंग्लिश जरूर पढ़ लेना, टेराकोटा है, टेराकोटाज। राणागुंडी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में स्थित है। यहां से घोड़े के दांत मिले, घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले। अगर हम सुरकोटड़ा की बात करें, जो गुजरात में स्थित एक जगह है, तो यहां घोड़े की अस्थि मिली है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले, हड्डियां मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल, कि लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। लोथल का उत्खनन करने वाले SR राव मोदी के अनुसार 2 जगह हैं जहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की मिट्टी की मरण मूर्तियां मिली है। एक तो लोथल प्लस दूसरा है रंगपुर। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे था,
और रंगपुर जो मादर नदी के किनारे था। इन दोनों ही स्थलों से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मरण मूर्तियां मिली हैं लोथल एवं रंगपुर से, इस पुरातत्वविद के अनुसार। बाकी सभी से घोड़े के साक्ष्य देखे जा सकते हैं, जैसे रथ है, अनुमान लगाया जा सकता है कि यार वो तो देमाबाद से ही मिला होगा, लेकिन नहीं, कांस्य की रथ है, उसके अलावा घोड़े के कोई साक्ष्य देमाबाद में नहीं देखे जाते। हाँ, सुरकोटड़ा और राणा गुंडई से साक्ष्य देखे जा सकते हैं, लेकिन एक से घोड़े के दांत का अनुमान लगाते हैं और दूसरे से घोड़े के अस्थि पंजरों का। मिट्टी की मूर्ति जो कोई शिल्पविद ने बनाई है, शिल्पकार ने बनाई है, वो केवल मिलती है लोथल से और रंगपुर से। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम साक्ष्यों से थोड़ा सा अलग चलते हैं, देखते हैं कि इनके अलावा भी एग्जामिनर क्या सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की जाने वाले वस्तुओं से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है। यानी कि ये बात आ गई सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की, व्यापार की बात आती है, वाणिज्य की बात आती है, तो वहां पर आयात निर्यात की बात करना जरूरी है। ऑप्शन इधर आयातित वस्तु है, उधर स्थान है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा ज्ञानेश्वर से मंगवाते थे, क्या सही है? सोना मैसूर से मंगवाते थे, क्या ये ऑप्शन सही है? चांदी ईरान से मंगवाते थे, क्या ये सही है? और मणिकों के लिए जो मणक, जो वहां मनके बनाने के जो कारखाने थे, वहां के लिए जो शीप, कोड़ियां और शैल खड़ी के पत्थर होते थे, क्या वो ये कीमती पत्थर अफगानिस्तान से मंगाते थे? ये मंगवाने वाले यानी आयात की जाने वाली चीजें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आशा है कि आप समझते होंगे, क्या ये जोड़ा सही है सभी, या कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप इसमें से गलत जोड़े को पहचान दीजिए, कमेंट कीजिए आप एक बार। चलो हम देखते हैं साथियों कि इसमें से तांबा बिल्कुल सही, प्राचीन काल में ज्ञानेश्वर सभ्यता थी। अगर प्लस की बात करें तो वर्तमान का जो खेतड़ी है तांबे का स्थल, यहीं से मंगवाया जाता था। सोने की अगर बात करें तो बिल्कुल ठीक है, मैसूर यानी कर्नाटक वाले क्षेत्र से सोना मंगवाया था। चांदी की बात अगर करें, चांदी, फिरोजा, लाजवर्द मणि, तो वो ईरान से मंगवाए जाते थे, अफगानिस्तान से भी मंगवाए जाते थे। लेकिन जो मणकों के लिए कीमती पत्थर है साथियों, ये कीमती पत्थर अफगानिस्तान से नहीं मंगवा के, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका डी, ये मंगवाए जाते थे। अगर इनका राइट आंसर की बात करें तो ये होते थे गुजरात से, ये मंगवाए जाते थे महाराष्ट्र से। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र से ये चीजें मंगवाई जाती थी। इन कीमती पत्थरों में अगर बात करें तो शिपी भी मंगवाए जाते थे, कोड़ियां मंगवाई जाती थी, शंख मंगवाए जाते थे और शैल खेड़ी के पत्थर भी मंगवाए जाते थे। शैल खेड़ी पत्थर, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना साथियों। आशा है कि यहां से आपके आयात और निर्यात की जाने वाली जो वस्तुओं की सूची है, इससे क्लियरिटी आएगी। और भी 8-10 प्रकार की जो वस्तु हैं, जैसे कि शिलाजीत है, वो हिमालय क्षेत्र से मंगवाया जाता था, औषधि के रूप में प्रयोग होता था। उसी प्रकार से खूब सारी चीजें हैं, जो जैसे टिन है वो ईरान और अफगानिस्तान वाले एरिया से ही मंगवाया जाता था। शीशा है वो राजस्थान वाला जो एरिया है, गुजरात और राजस्थान का उदयपुर वाला जोन, जहां जावर खान है, वहीं से मंगवाया जाता था। ठीक ऐसे ही आप निर्यात वाली वस्तुएं भी याद रखें। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की अगर बात करें तो 2 ही प्रकार की वस्तुएं महत्वपूर्ण थी साथियों। एक थी अनाज, सिंधु, रावी, सतलज, इन नदियों के किनारे पे हड़प्पा स्थल होने के कारण यहाँ पर जो अनाज का अधिशेष होता था, और वो अनाज वो बाहर भेजते थे। मेसोपोटामिया है, मिस्र है, उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं होती थी वहां पे भेजते थे। और दूसरी जो वस्तु होती थी वो थी हाथी दांत। हाथी दांत यानी कि हाथी दांत और अनाज निर्यात किया जाता था।
बाकी चीजें मंगवाई जाती थी। नगरीय सभ्यताओं में ऐसा ही होता है, जब आसपास आपके कृषि एवं पशुपालन बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है तो आप दूसरी चीजें जो धातुएं होती है उनको मंगवाते हो, अनाज और ये चीजें भेजते हो। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए। पढ़ते वक्त भी आपके एक बार दिमाग में रहना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य कैसा था। इस पोर्शन को भी हमें एक बार सरसरी नजर से अच्छे से देख लेना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, यहां लिपि की बात हो रही है, स्क्रिप्ट की। लिपि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, और या कौन से, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कथन सही है। तो आपको सही कथन को पहचानना है। कथनों को पढ़िए फिर। कथन दिया हुआ है कि सिंधु लिपि के मोहरों पर अभी तक 2500 लेख प्राप्त हुए। ये लगभग लगा सकते हैं आप कि लगभग लिखा जाना चाहिए था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसमें लगभग या इतने ही लिखे होंगे, इसको पढ़ना है आपको। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 था, सिंधु लिपि से संबंधित 17 अक्षरों का सर्वाधिक लंबा अभिलेख। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि 17 अक्षर लिखे गए हैं एक साथ, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको पहचानना है क्या ये सही है। थर्ड था कि सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि आप समझना है कि है क्या। अगर आपने समझी है तो आप इन तीनों जो कथन दिए हुए हैं उनके आधार पर सत्य कथन को छांटिए। क्या केवल एक सत्य है कि 2500 लेख हैं लगभग? क्या बी सही है, 1 व 2 17 अक्षरों का सर्वाधिक लंबा अभिलेख क्या मोहनजोदड़ो में है, या 1 व 3 है, 1 नंबर और 3 नंबर, यानी कि मोहरों पर अभी तक 2500 लेख तो है, साथ ही साथ ये लिपि भाव चित्रात्मक है, और चौथा है कि सभी सही है, तीनों के तीनों कथन। अपना आप कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए समझिए एक बार कि सिंधु घाटी, आप आंसर देते रहिए, तब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की ये लिपि है इसको देख लेते हैं। ये लिपि जनरली हम दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, लेकिन ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये लिखी जाती थी साथियों दाएं से बाएं, यानी कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेखन होता था इसका। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ने के कारण इसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गलत है। लेकिन एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान हुए जिन्होंने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया, और उनका नाम था वेडन। ये आपको याद रखना है। उस वेडन ने ही ये बताया कि इस लिपि में लगभग 64 चिन्ह है, और चिन्हों के माध्यम से ही हम भाव लगाते हैं कि इस चिन्ह का क्या अर्थ होगा, यानी कि चित्रों के माध्यम से भाव लाना, भाव चित्रात्मक है। ये ऑप्शन तो राइट हो गया। 3 राइट है, इसका मतलब है ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। वेडन ने जैसे ही व्याख्या की कि इसके अंदर 64 चिन्ह है और चिन्हों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भाव पैदा होते हैं कि हाँ इसका अर्थ ये होगा, वही भाव चित्रात्मक है। राइट। इसके अंदर जो चित्राक्षर है, चिन्ह इतने चित्राक्षरों की संख्या विद्वान है, चित्राक्षर, चिन्ह अलग है, चित्राक्षर अलग बात है। उनकी संख्या है किताब के अनुसार 250 से लेके 400। अब देखिए तीसरे वाला करते हैं, आपके सी और डी में से कोई एक रहेगा। अब आपको देखिए केवल 2 नंबर पे छानना है कि क्या ये राइट है, आंसर आ जाएगा। साथियों की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित जो सबसे बड़ा अभिलेख है उसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो ने होके धोलावीरा होगा। धोलावीरा से एक श्राइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड मिला है, और उस साइन बोर्ड के ऊपर
साइन बोर्ड के ऊपर 17 अक्षरों का एक लेख लिखा हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित सबसे बड़ा अभिलेख है। तो ये मोहनजोदड़ो वाला तथ्य था, ये गलत है। तो फिर 1 और 3 हो जाएगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी। यानी कि अगर जिन जिन ने ऑप्शन सी 1 और 3 बताया है वो राइट है। बाकी एक बार आप बुक को पढ़िए, जहां से भी आपने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पढ़ा है उसको एक बार चेक कीजिए आप, क्या ये जो पढ़ा है वो ठीक है। बिल्कुल सही। सिंधु लिपि की मोहरों पर मोहरें हैं जो शैल खेड़ी से अधिकांशतः बनी है, उनके ऊपर 2500 लेख प्राप्त हुए हैं विद्वानों के अनुसार। ये गिने जा सकते हैं, मोहरें मिली, गिन लिया, देख लिया किस किस टाइप के, काउंट ही तो करना है इसको। और बाकी ये तीसरे वाला भाव चित्रात्मक वेदन के माध्यम से जो हुआ ये भी देख लिया। अगर हम करें किसी भारतीय की बात कि कोई भारतीय भी है क्या जिसने इसको पढ़ने का प्रयास किया, बिल्कुल भारतीय जिसने लिपि पढ़ने का प्रयास किया, ये भी कई बार पूछ सकते हैं पढ़ने का प्रयास। उनका नाम है साथियों आई महादेवन। आई महादेवन। वैसे SR राव मोदी भी है, KS वर्मा मोदी भी, लेकिन सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पर यदि किसी भारतीय ने काम किया है, उनके अक्षरों को पहचानने का, पढ़ने का कार्य किया है, तो वो है आई महादेवन। ये आपके क्लियर रहे। तो लिपि से संबंधित जो ये क्वेश्चन था, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर है, वो एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी हुई है। एक मोहर के ऊपर पद्मासन में बैठी हुई योगी की मूर्ति है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु आकृति उसमें नहीं दिखाई दे रही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वहां उस जो पद्मासन में बैठी हुई योगी की मूर्ति है उसमें बाघ है, भैंसा है, हाथी है, गाय है, या चारों ही है, या क्वेश्चन गलत बन गया है। जो भी है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मोहनजोदड़ो से जो योगी की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति मिली है उसके अनुसार देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। गाय है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जानवर नहीं है, ये वैदिक काल का जानवर है, वैदिक काल। और उसमें से भी अगर हम माइक्रो बात करेंगे तो वो है साथियों ऋग्वैदिक काल की। यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंदर गाय का महत्व बड़ा था, इसलिए यहां पे जो पशुओं की आकृतियां हैं उनमें गाय नहीं। अच्छा बताइए, ये जो पशु की आकृति है इसको जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल, यही वो मार्शल जिन्होंने दयाराम साहनी के साथ हड़प्पा सभ्यता की प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की, उन्होंने इसको आद्य शिव कहा है। आद्य शिव, आद्य शिव यानी कि प्रोटो शिवा। उनके अनुसार इस मूर्ति के ऊपर, मान लीजिए ये मूर्ति है, इस मूर्ति के ऊपर कितने जानवर हैं? जो मोहर है उस मोहर पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितने जानवर है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है कि इतने जानवर थे। देखिए इसके अंदर अगर ये मान लो योगी की मूर्ति है, त्रिमुखी योगी, योगी मोहर है, तो इस मोहर के अगर हम बाईं तरफ की बात करें तो बाईं तरफ 2 जानवर है, एक का नाम है भैंसा और दूसरे का नाम है गेंडा। क्लियर। अगर हम इसके दाईं तरफ की बात करें, एक बार बताइए आप दाईं तरफ क्या होगा? तो दाईं तरफ है साथियों व्याघ्र, जिसको बोला गया है बाघ, और एक का नाम है हाथी। इसके नीचे 2 बारहसिंग है, 2 हिरण है, हिरण 1 एंड हिरण 2, यानी कि टोटल 6 जानवर है।
वैसे तो 5 ही है, खूब सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि 5 जानवरों की, क्योंकि हिरण डबल आ गए तो 1 2 3 4 और 5, लेकिन आपको देखना है कितने जानवर है टोटल, तो 5। कितने टाइप के, कितने प्रकार के जानवर, कितने जानवर है टोटल, तो 6। कितने टाइप के हैं, तो फिर 5। आशा है कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक ऐसे ही यदि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बारे में पढ़ना हो तो इसी प्रकार से आपको तथ्य पढ़ना है कि किस विधि से बनी है, किस धातु की बनी है, कांस्य की बनी है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आशा है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सैंधव कालीन स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड कई जगह लिखा हुआ है, इन्हीं के बारे में साथियों अग्नि वेदिकाएं, बात एक ही है। अग्निकुंड कहो चाहे भाई अग्नि वेदिकाएं कहो, कोई फर्क नहीं है उनमें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कुंड और वेदिकाएं क्या है। पुरोहितों का काम होता था यज्ञ करना, तप तपस्या करना इत्यादि, तो वो अग्निकुंडी होती थी। ये 2011 के आर्ट में भी पूछा था। जब हमने हमारे इस डिस्कशन को शुरू किया उस दौरान भी चर्चा की थी। वहां ऑप्शन के अंदर लोथल भी दिया हुआ था, कालीबंगा भी दिया हुआ था। यहां पूछा है कि कहां से नहीं मिले। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और रोपड़, इन 4 में से कौन सा स्थल है जहां से ये नहीं मिला है, बताइए। साक्ष्यों का क्वेश्चन है। इसका कालीबंगा से बिल्कुल मिला है, लोथल से मिला है, राखीगढ़ी और रोपड़ में से आंसर होगा। राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, रोपड़ जो पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों रोपड़। पंजाब से कोई अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2019 और 20 के सिलेबस की किताब उठाएंगे 12वीं की, तो उस 12वीं की किताब के पेज नंबर 12 पर, कितने पे, पेज नंबर 12 के ऊपर अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं 2 ही दिए गए हैं। उनमें 4 नाम लिखे गए हैं। एक नाम है साथियों कालीबंगा, एक मिनट हम देख लेते हैं लिखें क्यों वापस, स्मार्ट स्टडी। 3 नाम तो ये हैं कि कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल, और चौथा नाम है बनावली, ये हरियाणा में स्थित है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग 4 स्थानों से क्या मिली है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको समझना है, क्लियरिटी रखनी है, स्पष्टता रखनी है, भ्रमित नहीं होना है कि कौन सी गाइड में, कौन सी बुक में क्या दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि कोई ऑथेंटिक बुक में क्या लिखा गया है। तो यही है, पेज नंबर 12 12वीं 2019-20 की किताब को आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मान लो कि अगर ये सवाल डाल ही दिया, 2 ऑप्शन डाल दिए, तो आप प्रूफ के तौर पर ये तो कह सकते हो कि हाँ देखिए यहीं पे 4 दिए हुए हैं, तब कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। यहां हम देख लेते हैं रोपड़ को। साथियों रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब की 2 स्थल हमने और देखे थे अभी, ददेरी वाला और वो। इसमें अगर हम बात करें तो ये आजादी के बाद उत्खनन प्रथम स्थल है। यानी कि भारत की आजादी हुई 1947 में। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1950 में की है। किसने की है, बीबी लाल ने। वो जो उत्खनन करता है किसके, कालीबंगा के। 1953 के अंदर, 1953 में इसका उत्खनन हुआ है। उत्खनन करने वाले हैं यज्ञदत्त शर्मा। तो भारत का पहला स्थल है आजादी के बाद जिसको उत्खनित किया गया है, और उसका नाम है रोपड़। ये आपको क्लियर रखना साथियों। आजकल इस स्थल को रूपनगर भी बोला जाता है, रूपनगर। बाकी कालीबंगा के बारे में आपको पता ही है, गगर नदी के किनारे स्थित एक स्थल है जिसकी खोज 1953 के अंदर अमलानंद घोष ने की।
1961 के अंदर BK थापर और BB लाल ने इसका उत्खनन करवाया। तो सवाल ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हैं जो कालीबंगा के उत्खनन से या कालीबंगा से संबंधित नहीं है, जिसमें अमलानंद घोष होंगे, BB लाल होंगे, BK थापर भी होंगे। लेकिन मान लो यहाँ दिया हुआ यज्ञदत्त शर्मा यही डाल दे तो बोलेंगे ये नहीं है। पहले वाले 3 हैं, राखीगढ़ी, लोथल और रोपड़। इनके बारे में हम पहले से ही देख चुके हैं। तो ये रोपड़ है, वहां से कोई भी अग्निकुंड नहीं मिले हैं साथियों। बाकी 4 स्थलों से मिले हैं, जिसमें से 3 तो ये हैं और चौथा वाला बनावली है। आशा है कि आपके ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10th क्वेश्चन, कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अगर एग्जामिनर को केवल और केवल टाइम पास के लिए क्वेश्चन बनाना होगा तो वो इसी प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनाएगा। जीते हुए खेत के साक्ष्य, इसी को बोलते हैं दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, अगर इनकी बात करें हम, तो यहां एक बार खेत को, मान लीजिए ये खेत है, तो इस खेत को दोहरा जोता गया। दोहरा का आशय ये है कि एक बार इस खेत को ऐसे जोत दिया, मान लो जुताई ऐसे कर दी, आजकल तो होती है, उस काल में नहीं होती थी। और दूसरी वाली जुताई की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ऐसे जुताई कर दी, ये है दोहरा जुता हुआ खेत। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ये दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, इनमें से कौन सी 2 फसलें हैं। तो अगर फसलों की बात करें 2, तो एक तरफ इसके अंदर बोया गया साथियों चना और दूसरी तरफ बोया गया है सरसों। यानी कि इस खेत में विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सरसों और चना एक साथ बोए गए थे हल के माध्यम से, और ये मिले हैं साथियों कालीबंगा, जो गगर नदी के किनारे। लोथल से गोदीवाड़ा हम पढ़ चुके हैं। हड़प्पा से बहुत सारी है, अनानागार से हमने शुरुआत की, उसके अलावा अन्य बहुत सारे हैं। मर्तक 37 जो स्थल है वो यहीं से मिला है। चुन्नोदुडु एक ये नया आया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी हमारा राइट आंसर ये होगा। बताइए चुन्नोदुडु से क्या चीज मिली है, क्या है। देखिए चुन्नोदुडु पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो से उत्तर, यदि ये मान लीजिए मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से इधर लगभग 250 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे स्थित है। यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी भाग में है मोहनजोदड़ो के ये। इसकी खोज 1934 के अंदर एनजी मजूमदार ने की है। मजूमदार, इन्होंने इसकी क्या की है साथियों, खोज। और अगर खोज के बाद में इसका उत्खनन करने वाले की बात करें तो वो एक अंग्रेज अधिकारी है जिन्होंने 1935 में की है, और उनका नाम है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके मोदी ने इसकी खोज की है। यहां से मिले हुए अगर साक्ष्यों पर हम दृष्टि डालें जो काफी महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में पूछेंगे आपसे, तो वो है मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना, ये आपको याद रखना है। प्लस ये एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार ईंटें, बाकी जगह से आयताकार वर्गाकार ईंटें मिली है, गोलाकार ईंटें मिली, यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। साथियों यहीं से हड़प्पा सभ्यता के सौंदर्य शास्त्र का पता चलता है, क्योंकि इसी में लिपस्टिक बनाने का कारखाना है। लिपस्टिक बनाने का कारखाना है। आशा है कि ये चीज आपके क्लियर हुई होगी कि हमें कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो तथ्य हैं उनको सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करना है, और फिर स्लोली उनको हमें याद करना है, पढ़ना है। आप बर्डन लेके पढ़ोगे कि ये चीज मैं याद कर लूं, याद नहीं हो पाएगी। समझना होगा कि एग्जामिनर पहले साक्ष्यों के पूछ रहे हैं तो सभी स्थलों के मेन साक्ष्य देख लेते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो हो गए, 10 क्वेश्चन थे वो आज हमारे क्लियर हो गए। आशा है कि हमने ये जो डिस्कशन किया
50 दिन में तैयारी टीम कलाम के साथ जो घर बैठे आप कर रहे हैं, अगर यहाँ डिलीवर होते वक्त हमारे से कोई भूल चूक हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका हम अगले दिन सुधार कर लेंगे। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और फिर हमने उन क्वेश्चन के पश्चात ये देखा कि कैसे सवाल आ सकते हैं और आपको पढ़ना कैसे है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता के ये जो 10 सवाल हैं, ये हमें आशा है कि आपकी तैयारी में एक थोड़ा सा सहयोग करेंगे और आप घर बैठे रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। आशा है कि इस प्रकार से आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके वैदिक काल के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।